कहते हैं कि अधूरे ख्वाब और अधूरे काम इंसान को सही से जीने भी नहीं देते। इसलिए कहते हैं लाइफ में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार खमा गणी साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नए YouTube चैनल पर। और मैं आपका सारथी बेरोजगारी के इस महारण क्षेत्र में एक बार फिर से आप सभी की सफलता के रथ को बड़ी मजबूती से थामे हुए खूबसूरत सा सेशन लेकर आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने मॉडल टॉपिक शुरू किया था और उसमें मैंने कुछ बेसिक्स, कुछ बारीक बातें बताते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स करवाए थे। और आज मैं उसके दूसरे पार्ट पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हम आज बचे हुए उन सारे मॉडल्स को जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने वाले हैं, बढ़िया करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बड़े खास और बड़े सोच समझकर बनाए गए कंटेंट पर आधारित है। मैं फिर कहूँगा कि ये जो क्लासें हमारी चल रही है, ये सारे वन शॉट या कम समय के अंदर तैयार की गई क्लासें हैं। तो ये सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बेहतर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की गई क्लासेस हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इत्मीनान से बैठ करके पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहीं ना कहीं पर जो है वो इस परिवार को बड़ा बनाने में हमारी मदद कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। बहुत जल्द हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके बीच में लाइव आएंगे और फिर शुरू होगा असली तांडव, क्योंकि फिर हम एक बेहतर सीरीज आपके साथ चलाने वाले हैं आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, जहां रोज हम लाइव आपके बीच में आएंगे और आपसे बढ़िया बढ़िया मुद्दों पर बातें करेंगे और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, मॉडल्स पार्ट 2। और मुझे पता है कि कल हमने कैन कर लिया था, उसके बाद हमने मे कर लिया था, माइट कर लिया था, और हम आज अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि रहने वाला है विल और शेल। क्या रहने वाला है? बिल्कुल विल और शेल। आप कहेंगे कि विल और शेल तो फ्यूचर में भी होता है ना भैया। तो देखो, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करूं तो मैं यहाँ आपको एक पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर ही देता हूं। छोड़ो, देखो, अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर के अंदर जो विल और शैल का यूज होता है, क्योंकि फ्यूचर एक मतलब एक काल्पनिक काल होता है। क्या होता है? ये काल्पनिक काल है ना। इसको कहते हैं इनडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं इसको? इनडेफिनिट टेंस। यानी कि इसमें लिखी गई कोई बात सत्य नहीं होगी, वो कल्पनाशील होगी, उसकी कल्पना की जाएगी। वो सही है, सत्य होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है। इसीलिए कहते हैं कि ये काल्पनिक काल होता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो इसमें जब तुम विल शैल यूज करते हो तो तुम कुछ इस तरीके से यूज करते हो, यानी कि तुम आई और वी के साथ विल लगाते हो, बाकी सॉरी माफ करना, तुम आई और वी के साथ शैल लगाते हो, बाकी सभी के साथ तुम जो है वो विल का यूज करते हो। ये यूज जो होगा ना वो आपका फ्यूचर टेंस होगा, मतलब कि काल्पनिक काल होगा। लेकिन जब तुम इनका यूज एज अ मॉडल करते हो, क्या करते हो? एज अ मॉडल्स, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि ये उल्टे यूज होते हैं। उल्टे कैसे भैया? बताता हूं मैं आपको। उल्टे यूज होने पर आप क्या करोगे? फिर आप बाकी सभी के साथ तो लगाओगे शैल, और आई और वी के साथ में आप लगाओगे विल। तो जब ये ऑपोजिट सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होने लग जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं मॉडल का रूप ले लेते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर आपको कह दूं कि हमारी मॉडर्न या हमारा जो अभी का जो इंग्लिश है, उसके अंदर सभी के साथ में विल ही लगाया जाता है, उसमें शैल का यूज नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। हमारी बोलचाल की भाषा में या मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल एक तरह से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लोग शैल की इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और सभी जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ विल ही लगा रहे हैं, भले ही वो उसे एज अ मॉडल
एज अ मॉडल शो करे या फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग शो करे, वो शैल बहुत कम यूज़ करते हैं, रेयर यूज़ करते हैं। लेकिन ऑथेंटिक ब्रिटिश ग्रामर तो यही कहती है कि भैया हमें विल और शैल की जो इम्पॉर्टेंस है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शो करनी पड़ेगी, तभी आप लोग जो हैं वो मॉडल और फ्यूचर यानी कि इनडेफिनिट टेंस के बीच के अंतर को बता पाओगे। क्योंकि जहां फ्यूचर टेंस काल्पनिक कार्यों, काल्पनिक घटनाओं, काल्पनिक इंसिडेंट्स के बारे में बात करेगा, वहीं पर आपके जो विल और शैल होने वाले हैं, विल और शैल जो आपके होंगे ये बात करेंगे डिटर्मिनेशन की यानी दृढ़ता की, एज अ मॉडल। किसकी बात करेंगे? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, श्योरिटी, है ना। इसके अलावा थ्रेट यानी धमकी, प्रॉमिस, वायदा। आई बात समझ में? क्या क्या मतलब होते हैं भाई इनके? डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता, श्योरिटी यानी पक्का या निश्चित, थ्रेट यानी धमकी, प्रॉमिस यानी वायदा। और कहाँ यूज होता है? प्रपोजल के लिए, प्रस्ताव जिसको कहते हैं हम, प्रस्ताव के लिए भी आप क्या लगाओगे? बिल्कुल आप विल और शैल का यूज करते हो प्रपोजल के लिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? और एक और यहाँ पर मैं आपको कहूँगा विल शैल के लिए कि हम विल शैल का यूज जो है वो कई बार सामान्य यानी कि जनरल रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए भी करते हैं। आप कहेंगे कि भैया ये सेम चीज हमने कल कैन के समय भी पढ़ी थी। तो मैंने क्या कहा, हर एक टेंस के अंदर, हर एक वक्तव्य कथन के अंदर अलग अलग तरीके से चीजें यूटिलाइज की जाती है। कैन जो होता है ना वो कहीं ना कहीं अपना सेंस जो है वो कुछ इस तरह से देखा कि भाई क्या आप मेरे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। तो दोगे और दे सकते हो में फर्क होता है, बोलचाल का फर्क है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ये दोनों जनरल रिक्वेस्ट और ऑफर भी शो करते हैं, है ना। प्रार्थना जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और प्रस्ताव ये भी शो होता है इसके अंदर। और इसका यूज और कहाँ करते हैं? एक हम फॉर्मल ऑब्लिगेशन में भी इसका यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? फॉर्मल ऑब्लिगेशन। फॉर्मल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉर्मल ऑब्लिगेशन मतलब एक तरह से सामान्य बाध्यता। क्या होगा? सामान्य बाध्यता। तो उनके लिए आप इन सभी का यूज कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन एक चीज यहां पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये जो फॉर्मल ऑब्लिगेशन है ना, ये फॉर्मल ऑब्लिगेशन में आपको सिर्फ शैल का यूज करना है, विल यहां यूज नहीं होता है। ये आप लाइन लिख लेना भले ही चाहो तो। फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए विल का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ शैल का यूज किया जाता है मॉडल के अंदर। बाकी सब में तो विल शैल यूज होंगे, लेकिन ये एकमात्र फॉर्मल ऑब्लिगेशन एक ऐसा मैनर है जहां आपको विल यूज नहीं करना है एज अ मॉडल, वहां आपको शैल ही यूज करना है। भैया आप ये कह रहे हैं कि शैल ही लगाना है, बिल्कुल शैल ही लगाना है। कहां? फॉर्मल ऑब्लिगेशन, जहां आप सामान्यतः मना करते हो ना किसी चीज के लिए, वहां शैल लगाना है। मॉडल में विल नहीं आता, शैल ही आता है। ये लाइन लिख लेना आप नोट बना करके कहीं पर प्लीज, ताकि आप जब इसका यूज करें ना तो गलत यूज नहीं हो जाए आपसे। आई बात समझ में? ये चीज मैंने आपको बता दी है, एंड आई होप कि आपने ये लिख भी ली होगी। मैं इसे यहां से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि हम यहां कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। तो ये एक फर्क था जहां आपको विल शैल को मॉडल से और फ्यूचर टेंस से अलग करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा कहां यूज हो रहा है। जैसे आई विल डेफिनेटली कम
टू अटेंड योर बर्थडे, योर बर्थडे। ठीक है, तो आप यहां देखो ये क्या कह रहा है, विल डेफिनेटली, और ये देखो कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी ये यहां पर दृढ़ता बता रहा है ना। जैसे आई विल गेट अबव 90% इन माई एग्जाम, मैं मेरे एग्जाम में 90% से अबव मार्क्स हासिल करूंगा। ये देखो अबव 90%, तो विल गेट यानी दृढ़ता बता रहा है यहां पर। ये क्या बता रहा है, दृढ़ता बता रहा है मेरे भाई। इसके अलावा विल यू प्लीज गिव मी वाटर बोतल। ये देखो ये इंटरोगेटिव में बनेंगे भाई, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस बनते हैं ना ये सारे इंटरोगेटिव में बनते हैं, ये सारे के सारे, ये रिक्वेस्ट, प्रार्थना, सामान्य बात, ये वाले ऊपर वाले प्रस्ताव वगैरह, ये सारे के सारे किस में बनेंगे आपके, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा विल यू मैरी मी, ठीक है, क्या मुझसे शादी करोगे, क्या मत देना किसी को, है ना, खुद की भी लाइफ खराब करोगे, आगली री कर बड़े बेर की नहीं, तो अपने कौन कहनो हाल, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो प्रस्ताव है ये, कहने का मतलब क्या है, प्रस्ताव, विल यू मैरी मी। तो अगर आपने किसी को ये प्रस्ताव दिया, ठीक है ना, विल यू मैरी मी, अगर किन्हें प्रस्ताव दियो और वो प्रस्ताव स्वीकार ही कर लियो ने ब्याह रेगो, तो पचे आप दूसरो सेंटेंस कई ठा है, आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो 4 साल पहले तो थे क्यों, विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करोगे, और 4 साल के बाद में क्या कह रहे हो, आई विल किल यू, मार डालूंगा। दोनों का रिलेशन है भाई, क्योंकि विल यू मैरी मी और आई विल किल यू के बीच की जो दास्ता है वो सिर्फ मेरे शादीशुदा भाई बहन समझ सकते हैं, वो मर्म, वो एहसास, वो दर्द सिर्फ वो समझ सकते हैं। क्यों भाई, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं चलो, तो आई विल किल यू यानी कि ये धमकी दे रहा है, आई विल डिस्ट्रॉय यू, है ना, आई विल फिनिश यू, आई विल फायर यू, ये सारी धमकियां हैं। तो धमकी देने के लिए भी शैल का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना तुम, ठीक है। या जैसे हम एक और लिख सकते हैं, विल यू गिव मी अनदर चांस, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे, चांस, अनदर चांस, पीछे क्वेश्चन मार्क के ध्यान रखना। तो विल जहां आगे आएगा पीछे क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई, एक ये देख लेते हैं, फॉर्मल ऑब्लिगेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द टेनेंट शैल पे रेंट बिफोर लास्ट डेट, है ना। तो द टेनेंट शैल पे रेंट बिफोर लास्ट डेट, यहां पर बाध्यता है, आई बात समझ में। तो यहां हम देखो स्पेशली यहां शैल का ही यूज किया जाएगा, यहां आप विल नहीं लगाओगे तो भी ये अर्थ नहीं देगा आपको, कुल मिला के बात ये है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से देखना और विल और शैल के यूज को एक बार अपने स्तर पर दोबारा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं अब। चलो नेक्स्ट मैं आपके समक्ष साझा करता हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट मॉडल जो कि है मस्ट, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं शुड, और शुड के साथ में होता है ought to, दोनों एक भाई है ये तो,
शुड और ऑट टू कहाँ यूज होता है? शुड का, है ना, इनका यूज होता है जनरल एडवाइस या फॉर्मल ऑब्लिगेशन, जनरल एडवाइस, फॉर्मल ऑब्लिगेशन, इनमें आप इसका यूज करते हो। कहाँ कहाँ? जनरल एडवाइस में और फॉर्मल ऑब्लिगेशन के अंदर शुड का यूज होता है। और कहाँ होता है? एक्सपेक्टेशन के अंदर, एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया? उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। और पास्ट रिग्रेशन, पास्ट रिग्रेशन, पास्ट रिग्रेशन क्या कहेंगे? पास्ट रिग्रेशन, रिग्रेशन, पास्ट रिग्रेशन। ये देखो, तो जनरल एडवाइस, फॉर्मल ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, पास्ट रिग्रेशन, है ना। यहां आप पास्ट रिग्रेशन का मतलब और इनका मतलब क्या होता है सबका? जनरल एडवाइस यानी सामान्य सलाह, है ना, सामान्य मनाही, है ना, उम्मीद, ये उम्मीद। पास्ट रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन मतलब पश्चाताप और भूतकालीन पश्चाताप, भूतकालीन पश्चाताप, ये। इन सब के लिए आप किसका यूज करते हो? बिल्कुल शुड का यूज करते हो। सामान्य एडवाइस, फॉर्मल ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन, पास्ट रिग्रेशन, इन सभी के लिए आप इसका यूज करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां कह दूं कि यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, टू द एल्डर, है ना। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि जनरल मोरालिटी के लिए, सामान्य नैतिकता जहां होती है ना, वहां ये, जैसे यू शुड कीप योर रूम क्लीन, तुम्हें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। आई बात समझ में? ये सारी सामान्य। और इसके अलावा यू शुडंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, तुम्हें अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, तुम्हें अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए। तो ये देखो, यहां हमने क्या किया? फॉर्मल ऑब्लिगेशन, सामान्य मना कर रहे हैं हम लोग। अब कौन सा अपने कहने से कोई मान जाएगा, लेकिन हम जनरल एडवाइस दे सकते हैं यहां पर। आई बात समझ में? जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? या जैसे यू शुड हैव स्टडीड हार्डर, ये जो मैंने यहां लिखाया था ना आपको, ये आपका ये पास्ट रिग्रेशन, पास्ट रिग्रेशन, ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लेना भाई। पास्ट जो रिग्रेशन है ना, ये बहुत रेयर मिलता है, लेकिन इसके एग्जाम में क्वेश्चन बड़े ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? शुड, और उसके साथ में लगाना है हैव, देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है।
तब आपको क्या शो होगा, भूतकालीन पश्चाताप शो होगा। तो ये है आपके शुड के यूज। अब आप कहोगे भैया ऑट टू का यूज कहाँ करना, कुछ नहीं करना है, जहां जहां शुड लगा है वहां ऑट टू लगा दो बस। ये जहां जहां शुड था ना वहां वहां ऑट टू कर दो, क्योंकि मैंने कहा ना दोनों जुड़वा भाई है। ये ऑट टू, ऑट टू। सिर्फ ये पास्ट रिग्रेशन में नहीं आएगा ऑट टू, यहां सिर्फ शुड हैव ही होगा, यहां ऑट टू हैव नहीं करना आपको, ठीक है ना। हाँ, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखाया, आपको सिर्फ जहां जहां शुड के ये सारे यूजेस है ना वहां वहां आपको दिमाग लगाना है, यहां नहीं लगाना है। बस जनरल मोडालिटी मोरालिटी में आप लगा लो बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा मामला, ठीक है, उसमें चल जाएगा काम अपना। लिख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं अगले की तरफ। अगला कौन सा ले लेते हैं, मस्ट। क्या लेते हैं, मस्ट। चलो मस्ट का यूज कहां करते हैं भाई, तो देखो मस्ट का पहला यूज होता है ऑब्लिगेशन, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है ना, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ये देखो। इसके अलावा लॉ, कानून से जुड़ी हुई चीजें यहां आएगी आपके, है ना। इसके अलावा कंपल्सन, अनिवार्यता, नेसेसिटी भी कह सकते हो आप, अनिवार्यता, ये मनाही। लेकिन जब मनाही के साथ कानून लगता है ना, या दंड जिसको हम कहते हैं, दंड, नहीं मानोगे कहना तो पड़ेंगे जूते, वो वाली, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है आपका, ध्यान रखना। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मोरालिटी, स्ट्रॉन्ग मोरालिटी यानी कि नैतिकता, नैतिकता विथ कानून, मतलब जहां नियमों के साथ में, है ना, रूल्स, नियम की जहां बात आती है वहां मस्ट का यूज किया जाएगा, सीधी सी बात है ये। तो जहां नियमों में तुमको बांधा जाएगा वहां आपको इसका यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सर। और एक और अपन लिख देते हैं यहां पर, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, क्या कहेंगे इसका, क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, ये भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, क्या बताओ, देखिए, बताओ 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 बताओ। मस्ट का यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, लॉजिकल कॉन्क्लूजन। क्या आएगा, लॉजिकल कॉन्क्लूजन, लॉजिकल कॉन्क्लूजन, ये देखो, लॉजिकल कॉन्क्लूजन। लॉजिकल कॉन्क्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, ये किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, हिंदी में निष्कर्ष ऐसे लिखते हैं, निष्कर्ष। ये आपके सारे मस्ट है। अब देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, यहां जनरल एडवाइस है, यहां हर चीज के पीछे कानून जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में, जैसे तुम अगर ट्रैफिक रूल तोड़ते हो ना तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारे ऊपर दंड दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर चालान कटेगा। क्यों, क्योंकि वहां एक तरह की बंदिश है, एक तरह की अनिवार्यता है, एक तरह की ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, वो प्रोहिबिशन है वहां पर। लेकिन अगर तुम पास के अंदर, अपन कहने का मतलब है कि तुम्हें कोई घर पे अगर कोई सब्जी मांगने वाला आया, पड़ोस वाली आंटी जी अगर चीनी मांगने आई, तुमने उनको चीनी नहीं दी, तो जबकि पड़ोस की मदद करनी चाहिए, पड़ोस वाले की मदद
करनी चाहिए। तो तुम्हें अगर किसी पड़ोस वाले के घर में अगर चीनी नहीं है, तो सपोज करो कि अगर पड़ोस वाले के घर में चीनी नहीं है और हमारी मानवीय नैतिकता ये कहती है कि हमें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, तो पड़ोस की काकी सा अगर पड़ोस वाली काकी सा अगर कटोरी लेकर आई और आकर कहती है कि भाभी सा शक्कर खा लो थोड़ी, और तुम्हारी मम्मी ने अगर मना कर दिया, तो क्या पड़ोस वाली काकी सा तुम्हारे ऊपर केस करेगी? क्या तुम्हारे ऊपर कानून लगेगा, दंड लगेगा, FIR लिखी जाएगी? नहीं लिखी जाएगी, तुम्हारी मर्जी, शक्कर डालो तो नहीं डालो। तो मैं तो कहता हूं नहीं डालनी चाहिए, दोबारा और आ जाते हैं दूसरे दिन। तो कहने का मतलब पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, ये मानवता कहती है, लेकिन उसके पीछे कानून नहीं है। केस नहीं करोगे, वो केस नहीं कर सकता आपके ऊपर अगर तुम शक्कर नहीं डालोगे। लेकिन अगर दारू पीन गाड़ी हलाई, चालान काटी, सिग्नल तोड़ा, चालान काटी। आई बात समझ में? पब्लिक प्लेस पर अगर दारू पीन नाटक करिया, चालान काटी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बाध्यता है। तो जनरल एडवाइस और लॉ, स्ट्रॉन्ग एडवाइस में फर्क होता है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब यही होता है जहां तुम्हारे सलाह जो है ना वो मजबूत नियमों में बांधी गई हो, उसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस कहते हैं। आई बात समझ में? तो बस इस तरीके से आपको यूज करना है भाई। तो जहां तुम्हें शक्कर के लिए शक्कर डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए मना करना है, तो शुड का यूज करना है, क्योंकि वो जनरल है, मानवता की बात कर रहा है। लेकिन राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा, तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा, तुम्हें अपने नैतिक सारे कर्तव्यों का पालना करनी पड़ेगी, तुम्हें कानून की पालना करनी पड़ेगी, वहां पर मस्ट आएगा। आई बात समझ में? ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, यहां किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है। जैसे परीक्षाओं के अंदर हमें नहीं कहते कि भाई यू मस्ट अटेंड all these questions, you must attend all these questions। तो भाई must attend का मतलब करना ही करना है, ये अनिवार्यता है। यहां पर क्या है? अनिवार्यता है। ठीक है? जैसे you must follow ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये क्या है? बाध्यता है। ठीक है? जैसे मस्टंट यूज ड्रिंक एट पब्लिक प्लेसेस। तो भाई सार्वजनिक जगह पर तो दारू कौन पीने दे अपन ने? झूठ हो कि पीवा, तो सीधी सी बात है, जूते मारेंगे लोग दारू पियोगे तो वहां पर। तो वो क्या है? मना ही है, ये मना। पुलिस वालों के हाथ लगोगे तो बिल्कुल तशरीफ सुझा देंगे आपकी, अगर वहां कोई पब्लिक प्लेसेस पर दारू पीता हुआ मिल गया तो, क्योंकि वो कानून है भाई। घर पे बैठ के अगर तुम करो तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो कहता हूं नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है? चलिए, और जैसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस कैसे? जैसे वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग। हमें हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। We must obey our rights। हमें हमारे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे क्या सिखाती है? बिल्कुल सारी की सारी चीजें। जैसे लॉजिकल निष्कर्ष देखो, ये एक बहुत यूनिक चीज है, शायद आप पहली बार देखोगे। अगर पहले भी कोई मॉडल पढ़ चुका है ना, तो वो शायद ये वाली चीज हो सकता है पहली बार देखे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब होता है कि जहां किसी निष्कर्ष के होने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन फॉलो की जाए। जैसे कि हम यहां कह सकते हैं कि भाई हिज कार इज आउट ऑफ हिज हाउस। हिज कार इज
आउट ऑफ हिज हाउस, क्या कहेंगे हम, हिज कार इज आउट ऑफ हिज हाउस नहीं, इन द पार्किंग कर दो, चलो, हिज कार इज इन हिज पार्किंग, उसकी गाड़ी पार्किंग में है, सो ही मस्ट बी इन द हाउस, ही मस्ट बी इन द हाउस। तो अब यहां पर ये देखो लॉजिकल कंक्लूजन है। लॉजिकल कंक्लूजन कैसे है कि भाई गाड़ी पार्किंग में पड़ी है, कार कहां है, पार्किंग में है, तो गाड़ी अगर घर की पार्किंग में पड़ी है तो उसके घर के अंदर होने की संभावनाएं क्या है, ज्यादा है। तो जो इस बात का जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, लॉजिकल निकलेगा। तो जहां लॉजिकल निष्कर्ष होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल उसको हम कहेंगे, उसको हम मस्ट के साथ में शो करेंगे। इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग या लॉजिकल, ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, लॉजिकल पॉसिबिलिटी, लॉजिकल पॉसिबिलिटी, संभावना, एक तर्क के साथ संभावना होना, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी चीज है आपको, क्योंकि ज्यादातर जो है ना यहां इस तरह के सेंटेंस में हम लोग जो है ना वो हमेशा मे या माइट का यूज करते हैं। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, सॉरी, क्योंकि ज्यादातर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग माइट या मे की तरफ जाते हैं, जो मैंने कल बताया भी है आपको। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मे या माइट नहीं मिले तो क्या करोगे? अगर ऑप्शन में मे नहीं मिलता है और आपको लगता है कि यहां पर लॉजिकल चीज है, भाई गाड़ी पार्क में पड़ी है तो घर में होने की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि सर उसमें भैया मे है ही नहीं ऑप्शन में, तो वहां मस्ट मिलेगा तुमको, वहां ऑप्शन में मस्ट मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये एक यूनिक चीज है, एक नई चीज है जो तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपको एक एक 1 by 1 क्लास के मार्फत आप तक पहुंचाना चाहूंगा। लेकिन उसके लिए हमें इस परिवार को, इस कुनबे को बड़ा बनाना होगा। हम बहुत जल्द आपके बीच में आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ में, हमारे पूरे विजन के साथ में, जहां पर हम आने वाली जो हमारी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे आपके साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि यहां अक्सर ये समस्याएं रहती है बच्चों की कि उनको लगता है कि मे या माइट में से कोई आएगा, लेकिन वहां ऑप्शन में मे देखने को नहीं मिलता। अगर वहां मस्ट है तो फिर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट वहां लग जाएगा, लॉजिकल कंक्लूजन वाला। इस चीज का ध्यान रखना। इसको लेकर के मुझे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स लिखवाने थे, लेकिन वही है कि भैया समय कम है, तो हम मेन चीजों पर बात करते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और एक खास मॉडल की तरफ, और वो है वुड। क्या रहेगा मेरे भाई? वुड। वुड का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं वो देखो आप। एक तो वुड का यूज हम, पहला मैं आपको बताऊंगा, पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफर और रिक्वेस्ट, ठीक है, ये वाली बात। और ये मोस्टली इंटरोगेटिव में होगा, और इसके साथ में आपको सम ज्यादातर लगाना पड़ेगा, वुड यू लाइक सम, है ना, ऐसे। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और इसका यूज कहां करते हैं हम? हिपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। हिपोथेटिकल सिचुएशन, हिपोथेटिकल सिचुएशन में भी आप इसका यूज करोगे, है ना। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं हिपोथेटिकल को? काल्पनिक परिस्थितियां, काल्पनिक परिस्थितियां, काल्पनिक परिस्थितियां, यानी कि कल्पनाओं में बनाई गई परिस्थितियों को जाहिर करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, ध्यान रखना ये। इसके अलावा और इसका यूज, इसका एक बहुत बढ़िया यूज किया जाता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी या फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में लिखेंगे हम भविष्य की संभावना,
फ्यूचर में किसी चीज के होने की संभावना दर्शाने के लिए यहां हम करेंगे। और इसका यूज देखो पास्ट में भी करते हैं, ये हरफनमौला है, पास्ट हैबिचुअलिटी में इसका यूज करते हैं। हैबिचुअलिटी, हैबिचुअलिटी यानी कि भूतकालीन आदतन कार्य, भूतकालीन आदतन कार्य। तो भूतकालीन आदतन कार्य में भी आप जो है वो इसका यूज करते हो। और क्या यूज करते हैं इसका, देखिए एक महत्वपूर्ण यूज और है इसका, प्रेफरेंस। ये इसका यूज तुम लोग जो है वो प्रेफरेंस में भी करते हो। प्रेफरेंस कहीं पर भी प्राथमिकता देनी हो, प्राथमिकता देनी हो तो भी आप इसका यूज करते हो, प्राथमिकता में भी। ठीक है, जैसे अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। जैसे देखो, वुड यू लाइक सम टी, would you like to take some rest। ये देखो, he would always use bike to go to college, है ना, वो अक्सर कॉलेज जाने के लिए बाइक का यूज किया करता था। ठीक है ना, या फिर आई वुड प्रिफर टू टी और मिल्क। ये आई वुड प्रिफर टू टी और मिल्क, है ना, ये प्रेफरेंस टी और मिल्क, दूध और चाय में से। आई बात समझ में? या जैसे when I was in class 9th I would play the सितार। मैं सितार बजाया करता था। कब? 9वीं में पढ़ता था तब, अभी नहीं बजाता, ये 9th में बजाता था भाई। आई बात समझ में कि नहीं आई तुम्हारे? बस तो ये ध्यान रखना है। जैसे आई वुड हैव बॉट a house if I had a lot of money। ये hypothetical situation देखो, I would have bought if I had money। ठीक है, I would have bought a house if I had a lot of money। मेरे पास पैसे होते तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। तो ना तो पैसे थे ना खरीदे उसने। तो ये क्या है? एक तरह की काल्पनिक परिस्थिति है ये। I would have bought a house if I had a lot of money। if I had, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ये I would buy होगा, I would buy a big house if I had lots of money। अब सही है, सॉरी माफी चाहूंगा। I would buy a big house if I had lots of money। ठीक है, तो ये है आपके वुड का यूज, जहां हमने वुड को अलग अलग परिस्थितियों में यूज किया। ये देख सकते हो आप, हर एक परिस्थिति में वुड अपना परफेक्ट यूज दिखाता है। और मैं कहता हूं कि सबसे बिजी मॉडल कहते हैं इसको, सबसे व्यस्ततम मॉडल्स में से ये एक है।
सबसे ऊपर रहता है ये, हमेशा बिजी रहने में, बहुत बिजी रहता है ये। ठीक है, चलो मेरे भाई, चले अगले की तरफ। नेक्स्ट मॉडल पर अगर हम चर्चा करें तो फिर निकल कर आता है बचा हुआ कुड, जो बचे हुए मॉडल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है कुड। तो कुड का आधा यूज जो है वो तो जो कैन के प्रेजेंट में थे वही है, जैसे पास्ट एबिलिटी, जैसे पास्ट कैपेसिटी, जैसे पास्ट स्किल्स, जैसे कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पास्ट कैपेबिलिटी, ये सब। तो ये सारी पास्ट में दर्शाने के लिए आप इनका यूज करते हो। ठीक है, और हम इसका यूज कहाँ करते हैं? वही पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट ऑफर में। ये वुड के साथ ही लगता है भाई, कुल मिलाकर के आप इनमें आप वुड भी लगा सकते हो और कुड भी लगा सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर ऑप्शन में आपको वुड देगा तो कुड नहीं देगा, कुड देगा तो वुड नहीं देगा, बस ये दिमाग में रख के जाना है, क्योंकि ये ऑप्शन का भी तो खेल है। तो वुड और कुड दोनों का यूज सेम ही होता है, ध्यान रखना, इंटरोगेटिव फॉर्म में। बस फर्क ये होता है कि इसका मतलब होता है करोगे, है ना, और इसका मतलब होता है कर सकोगे। तो ये बोलने में अंतर है, बस करोगे कर सकोगे। वुड यू हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी सम हेल्प, क्या तुम मुझे कुछ मदद दोगे। और कुड यू प्लीज गिव मी सम हेल्प मतलब क्या तुम मुझे कुछ मदद दे सकोगे। तो सकोगे और करोगे में बस ये बोलने का अंतर है, बाकी ये एक दूसरे के पैरेलल यूज होते हैं, ध्यान रखना। इसमें ज्यादा डाउट नहीं क्रिएट करना है आपको, बस इसके लिए तो उसी पर डिपेंड रहना है। ठीक है, चलो इसके अलावा पॉसिबिलिटी, क्या कहेंगे? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। और कहां की? प्रेजेंट में, ध्यान रखना, प्रेजेंट और फ्यूचर। जहां निश्चितता नहीं होती, मतलब संभावना भी ऐसी कि जहां हमको पता है कि होगा ही नहीं, है ना, मतलब जहां पता होता है कि इसमें कितने दाने हैं, वो संभावना। ऐसी संभावना के लिए आपको कुड लगाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है ना ये। और बाकी जनरल एडवाइस कह लो भली आप, लेकिन इसके लिए बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो ऐसे सवाल आने संभावनाएं कम रहती है भाई। ठीक है ना, चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर कुड स्पीक ऑलमोस्ट 6 languages when he was in अमेरिका। जब वो अमेरिका में थे तो वो लगभग 6 भाषाएं एक साथ बोल सकते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे माई मदर कुड परफॉर्म कथकली when she was
इन क्लास 6 जब वो 6 क्लास में थी तब वो कथकली परफॉर्म कर सकती थी। कथकली एक डांस फॉर्म है। तो मेरी माँ जब छठी में पढ़ती थी ना तब ये डांस वो कर सकती थी, है ना। और बाकी जैसे ये तो आपको पता ही है, ये कुड यू गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम, सम एक्स्ट्रा टाइम टू रिटर्न योर मनी। क्या तुम मुझे अपने पैसे लौटाने में कुछ और समय दे सकते हो का यूज करना, ध्यान रखना, है ना। जैसे इट कुड रेन लेटर टुडे, है ना, बारिश हो सकती है लेट शेट। तो यहां पर हम जब कुड लगाओगे ना तो ये यहां फ्यूचर की पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी जहां निश्चितता नहीं है, लेस आगे लगा लो आप। तो यहां पर लेस पॉसिबिलिटी, ये लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावनाएं जहां होती है ना प्रेजेंट फ्यूचर में, उसके लिए ये आपको यूज करना है। जैसे वी कुड ट्राई दिस फूड, हम ये फूड ट्राई कर सकते हैं अगर चाहे तो जनरल एडवाइस हो गई है ये देखो। लेकिन इसका थोड़ा सा यूज कम होता है, बोलचाल की भाषाओं में आप कर लो भली, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो मॉडल है ही बोलचाल का कॉन्सेप्ट। स्पोकन के अंदर इसका बड़ा इंपैक्ट रहता है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे कुड के यूजेस हैं और उनके सामने उनसे जुड़े हुए एक एक दो क्या है उसके यूजेस हैं सारे के सारे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आपके दो और इंपॉर्टेंट बच जाते हैं, मैं दोनों को एक साथ ही ले लेता हूं। उसमें से पहला है आपका नीडंट, नीड नॉट, क्योंकि ऑट टू मैंने ले लिया है, शुड के साथ ही मैंने कहा था कि भाई है एक तरह का ये तो शुड का, है ना। और दूसरा कौन सा है, डेयर नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट और डेयर नॉट, है ना। नीड नॉट का मतलब तो है लैक ऑफ कंपल्सन, लैक ऑफ कंपल्सन यानी अनिवार्यता न होना, ये है ना। और डेयर नॉट का मतलब होता है फॉर नॉट वरी, है ना, फॉर नॉट वरी यानी कि चिंता करने की जरूरत नहीं, या यूं भी कह सकते हो डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। ये दो आपके यूज हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो यहां यू नीड नॉट कम टू दिस संडे फॉर एक्स्ट्रा क्लास, तुम्हें इस संडे एक्स्ट्रा क्लास आने की जरूरत नहीं है। और देखो नीड नॉट के बाद में कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई हो रही है, तो कह रहा है कि भाई इस रविवार को एक्स्ट्रा क्लास लेने की अनिवार्यता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यू डेयर नॉट थिंक
about him dare not think about him because he is coward. He is coward. He is coward person. वो एक डरपोक इंसान है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. Not dare not think about him. You dare not think about him because he is coward person. तो ये है आपका dare not और need not. तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये था मॉडल को लेकर के मेरी एक छोटी सी कोशिश, जो कहीं ना कहीं मैं मुख्य बिंदुओं से होते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक बेहद खास, बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास हो सकती है. एग्ज़ाम हॉल में जाने से जस्ट पहले, अगर एग्ज़ाम हॉल में जाने से जस्ट पहले आप कुछ समय, आधा घंटा 45 मिनट अगर पढ़ना चाहते हैं मॉडल, तो इसे फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में लगा करके YouTube पर आप इस दोनों क्लासों को देख सकते हो, जिससे कि मॉडल को लेकर के जो डाउट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं भरोसा दिला सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो है आपको स्पष्ट देखने को मिलेंगे. और मैं फिर चाहूँगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों को मेरे साथ विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, बेस से लेकर के इसके फाउंडेशन से लेकर के इसके बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस लेवल तक के अगर मॉडल आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा इसे ज़रूर, और इंतज़ार कीजिएगा कि हम कब आपके बीच में आते हैं और इन सारी चीज़ों को एक सीरीज के मार्फत जितना समय इनको चाहिए उतना समय दे करके हम इन्हें अच्छे से कवर करेंगे. तो फिलहाल के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे. इंतज़ार कीजिएगा मेरा, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनों के साथ में इसे बताइएगा भी. और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि हमारे हर वीडियो पर, जो भी वीडियो आप तक पहुँचता है, चाहे वो राजस्थान जीके का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आने वाली जो और क्लासें आपके बीच में हम ला रहे हैं अलग अलग फैकल्टीज़ के मार्फत, सभी के वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो खाली रहते हैं. प्लीज़ आप चैनल को जब देखें, वीडियो को जब आप देखें, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा. उससे और स्टूडेंट को भी मदद मिलती है. आपके जो व्यूज़ हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो मैं कहूँगा एक जो समय आपने हमारे वीडियोस के साथ बिताया है, उसे जब आप औरों के साथ साझा करेंगे अपने शब्दों के मार्फत, अपनी भावनाओं के मार्फत, तो कहीं ना कहीं पर दूसरे जो स्टूडेंट हैं, जो नीडी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं आपके शब्दों के बेस पर जो है वो एक बड़ी मदद मिलेगी. तो प्लीज़ मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे से जितने भी वीडियो हमारे देखें उनको ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम अपने अंदर और बेहतर से बेहतरीन चीज़ें बिल्ड कर सके और जिन्हें हम क्लास के बेस पर आप तक पहुंचा सके. सो थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान.